हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे चैनल पर, जिस पर हम आपको जंगल और जंगली जानवरों से रिलेटेड एक से बढ़कर एक रोमांचक कहानी सुनाते हैं। ये कहानियाँ सत्य घटनाओं पर आधारित होती हैं, जिसमें नाम मात्र के लिए भी काल्पनिकता का स्थान नहीं होता है। आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक नज़र पिछली वीडियोज में आपके द्वारा भेजे गए प्यारे कमेंट्स पर। इन कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी कमेंट्स करके मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए। कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको इस लेपर्ड के आतंक के बारे में बताया था, कैसे 40 बकरियों के बीच में से होते हुए ये आदमखोर लेपर्ड उस अनाथ बच्चे को मारकर खींच ले गया था। उसके बाद वो हुक्का पीते 2 आदमियों में से एक आदमी को और फिर प्रधान की बीमार बीवी को मारकर ले गया था। आप में से जिन लोगों ने अभी तक कहानी के पहले भाग को नहीं सुना है, उनसे निवेदन है कि इस भाग से पहले कहानी के पहले भाग को जरूर सुनें। तभी तो आप लोगों को भी पता लगेगा कि यह आदमखोर कितना खुखार था। इन कहानियों को सुनाते हुए मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम दिनों के अंतराल पर ये कहानियाँ आपके सामने लेकर आऊँ। चलिए कहानी पर बढ़ते हैं। पिछले भाग में मैंने आपको एक साधु का किस्सा भी बताया था, जिसे लोगों ने इस शक में जिंदा जला दिया था कि वो ही लोगों को मार रहा है। जिस बंगले पर जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग में रुके हुए थे, एक सुबह जब वो टहलने के लिए बंगले के बरामदे से होते हुए बाहर आए, तो उन्हें अपने बरामदे के सामने रास्ते पर एक लेपर्ड के पैरों के निशान दिखाई दी। ये रास्ता दिन में तीर्थ यात्रियों और गांव वालों द्वारा प्रयोग में लिया जाता था, जिसके कारण रास्ते की मिट्टी मुलायम धूल वाली हो गई थी, जिस पर किसी भी जानवर के पैरों के निशान आसानी से देखे जा सकते थे। और आप लोगों को बता दूं, बाघ और लेपर्ड के पैरों के तलवे मुलायम होते हैं, इसलिए वो मुलायम रास्तों पर चलना पसंद करते हैं। दूसरे दिन भी सवेरे उन्हें लेपर्ड के पंजों के निशान दिखाई दी। लेपर्ड के पैरों के निशान बता रहे थे कि वो गुलाब राय चट्टी से बंगले तक आया था। उसके बाद वो कुछ देर यहाँ रुका था और फिर आगे रुद्रप्रयाग बाजार की तरफ बढ़ गया था। पंजे के निशानों से लग रहा था कि अब ये लेपर्ड किसी इंसानी शिकार की तलाश में था। जिम कॉर्बेट ने एक भेड़ वाले से, जो पास में ही अपनी 100 से अधिक भेड़ों को चरा रहा था, उसमें से एक हट्टी कट्टी भेड़ को खरीदकर बंगले के पास रात होने से पहले बंधवा दिया। अगली सुबह जब जिम कॉर्बेट उठे, तब वो सबसे पहले ये देखने आए कि उनके द्वारा बांधी गई भेड़ के साथ क्या हुआ है। वो ये देखकर हैरान रह गए कि लेपर्ड ने उस भेड़ को तो मार दिया था, लेकिन उसका एक टुकड़ा तक खाया नहीं था। स्पष्ट था कि लेपर्ड अब इंसानी मांस की तलाश में तड़प रहा था और उसने अपना गुस्सा उस भेड़ पर निकाला था। उधर दूसरी तरफ अपने सगे संबंधियों और जानने पहचानने वाले लोगों की मौत से परेशान होकर दर्जूला पट्टी के कोटगी गांव में रहने वाले लोगों ने एक साधु को पकड़ लिया था और इन मानव हत्याओं का जिम्मेदार उसी साधु को ठहराया जाने लगा। वो बेचारा साधु हाथ जोड़कर लोगों से विनती कर रहा था कि इन हत्याओं से उसका कोई वास्ता नहीं है। वो तो बस भगवान के बताए मार्ग पर भजन कीर्तन करते हुए अपने जीवन का यापन कर रहा है। हिंसा करना उसके बूते की बात नहीं है, लेकिन गुस्से से आक्रोशित भीड़ उसकी ये बातें मानने को तैयार नहीं थी। दरअसल उस समय गढ़वाल में जब इस आदमखोर ने इतनी ज़्यादा संख्या में आदमियों की जानें ले ली, तो उन लोगों ने इन मौतों को जिम्मेदार साधुओं को ठहराया था। कई साधुओं को लाठी डंडे से पीटकर मार दिया गया, तो कुछ को जिंदा जलाकर। वही कुमाऊं में आदमखोर बाघों द्वारा की गई ऐसी हत्याओं का जिम्मेदार बोक्सा जनजाति के लोगों को ठहराया जाता था। साधुओं के ऊपर इल्जाम था कि वो मानव मांस और खून के लिए हत्या करते हैं। वहीं बोक्सा लोगों पर आरोप था कि ये पैसे और गहने के लिए लोगों को मारते हैं। ज़्यादातर ये बातें बिना सिर पैर की थी। ये गुस्साए हुए लोग उस साधु की जान लेने ही वाले थे। तभी उस समय गढ़वाल के कमिश्नर वहाँ पहुँच गए। किस्मत से वो पास ही के
एक जगह पर दौरा करने आए थे। वो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने उस गुस्साई भीड़ के सामने दिमाग से काम लिया और उनसे कहा कि कानून के तहत इस अपराधी को सज़ा जरूर दी जाएगी। लेकिन कानून के हिसाब से कानून कहता है कि सज़ा देने से पहले इसके अपराध को प्रमाणित किया जाएगा। इसके लिए पहले साधु को गिरफ्तार कर लिया जाए और जेल में बंद कर दिया जाए, और अगर 10 दिनों तक इसकी गिरफ्तारी के बाद किसी भी आदमी की जान नहीं जाती है तब इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा और मान लिया जाएगा कि इन हत्याओं के पीछे यही साधु है। लेकिन अगर 10 दिनों के भीतर कोई और आदमी उस लेपर्ड द्वारा मारा गया तब इस साधु को छोड़ना पड़ेगा। साधु को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और 6वें दिन वहाँ से लगभग 2 मील दूर रात में उस लेपर्ड ने एक आदमी को मार डाला। इसलिए अब ये बात सिद्ध हो गई थी कि इन हत्याओं के पीछे वो साधु नहीं था, इसलिए उस साधु को छोड़ दिया गया। लेकिन अभी भी वो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि इन हत्याओं के पीछे लेपर्ड है। उन लोगों ने उस अंग्रेज अधिकारी से कहा कि वो इस बार तो गलत साधु को पकड़ लाए हैं, लेकिन अगली बार वो सही आदमी को पकड़ेंगे। चलिए, कम से कम एक इंसानी जान तो उस अंग्रेज ने बचा ही ली थी। एक बात सब लोग सही ही बोलते हैं, अगर बीमारी को समय रहते पहले ही खत्म कर दिया जाए तो जान बच जाती, लेकिन फिर यही बीमारी जब बड़ी बन जाती है तो इसके इलाज में ज़्यादा पैसा भी लगता है और जान पर भी बन आती है। इस लेपर्ड रूपी बीमारी का भी पहले ही अंत हो गया होता, लेकिन लापरवाही कह लें या फिर वहाँ के लोगों का दुर्भाग्य। ऐसे 3 मौके थे जब यह लेपर्ड मरते मरते बचा था। 1918 में इसने पहली बार एक आदमी को मारा था। उसके बाद 1919 में इसने 3 लोगों का शिकार किया, फिर अगले साल 6 लोगों का। ऐसे करते करते इसने 1921 में 23 लोगों को मार डाला। तब वहाँ की अंग्रेजी सरकार ने इस लेपर्ड को मारने के लिए लगभग 4000 लोगों को लाइसेंस दिया और उसके साथ ही इस लेपर्ड को मारने पर 10,000 रुपये का इनाम। 10,000 का इनाम उस समय के हिसाब से काफ़ी बड़ा इनाम था। कई सारे आर्मी के जवानों को भी इस लेपर्ड को मारने के लिए काम पर रखा गया। यहाँ तक कि मासिक वेतन पर बड़े बड़े नामी शिकारियों को इस लेपर्ड के शिकार पर लगाया गया। सरकार द्वारा किए गए इतने सारे प्रयासों के बाद केवल ऐसे 3 ही मौके आए जब ये लेपर्ड मरते मरते बचा था, और इन तीनों घटनाओं को सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया गया। पहली घटना कुछ इस प्रकार थी। सन 1921 में 2 अंग्रेज अधिकारी इस आदमखोर को मारने के लिए रुद्रप्रयाग आए थे। काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस लेपर्ड को जंगलों में खोजा और लेपर्ड द्वारा मारे जा रहे लोगों की कहानियों को सुना, और फिर ये निष्कर्ष निकाला कि ये लेपर्ड नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए उस समय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए लोहे की रस्सियों वाले पुल का प्रयोग करता था, और पुल के दोनों किनारों की तरफ 2 मजबूत चूना पत्थर से बनाए गए पिलर थे, जिनमें से हर एक पिलर पर 2 आदमियों के लेटने भर की जगह थी। इन दोनों अंग्रेज शिकारियों ने ये योजना बनाई कि नदी के आर पार पुल की रस्सियों को पकड़कर रखने वाले इन दोनों मजबूत पिलरों पर वो दोनों बैठ जाएंगे, और रात में जब लेपर्ड इस पुल को पार करने आएगा तब उस पर गोली चला देंगे। एक अंग्रेज नदी के दाहिने तरफ वाले पिलर पर बैठ गया और दूसरा बाएं तरफ वाले पिलर पर। उन्हें यहाँ रोज पहरा देते देते 2 महीने बीत गए। तब जाकर एक रात बाएं तरफ बैठे वाले अंग्रेज ने देखा कि लेपर्ड उसके नीचे से पुल पर चढ़ आया है और दाहिने तरफ जा रहा है। उसने उस लेपर्ड पर गोली चला दी। गोली लगते ही लेपर्ड तेजी से दाहिने किनारे की तरफ दौड़ा। गोली लगते ही लेपर्ड हवा में तेजी से उछला था और पुल से होते हुए दाहिने पिलर की तरफ भागा था। तब दाहिने तरफ बैठे अंग्रेज ने उस लेपर्ड को अपनी तरफ आते हुए देखा और उसने अपनी राइफल की 6 गोलियां उस लेपर्ड पर चला दी। इन 7 गोलियों के चलने की आवाज़ आसपास के लोगों ने भी सुनी, और अगले दिन से उस लेपर्ड को ढूंढने की कवायद शुरू हो गई। पहले शिकारी ने जहाँ पर उस लेपर्ड को गोली मारी थी वहाँ पर थोड़ा खून गिरा था और पूरे पुल पर खून गिरते हुए दिखा था।
काफ़ी दिनों तक उस लेपर्ड को खोजा गया, लेकिन वो लेपर्ड नहीं मिला। उन दोनों शिकारियों का यह मानना था कि पहले शिकारी द्वारा चलाई गई गोली उस लेपर्ड के पैर में लगी थी, और जबकि दूसरे अंग्रेज द्वारा चलाई गई 6 गोलियां उस लेपर्ड के सिर पर लगी थी, जिसके कारण वो लेपर्ड मर गया होगा। उसके बाद वो दोनों शिकारी वापस चले गए, लेकिन दिन बीतते रहे और ना तो लेपर्ड जिंदा मिला ना ही मरा। हालांकि जब जिम कॉर्बेट ने इस लेपर्ड को मार दिया था, तब उन्होंने उसके शरीर का मुआयना किया था। तब उन्हें सिर्फ एक ही गोली का घाव इस लेपर्ड के पिछले पंजे पर मिला था। हालांकि ये घाव सूख गया था, लेकिन लेपर्ड के पंजे पर उतने दूर की खाल गायब हो गई थी। इसका मतलब बाद में चलाई गई 6 गोलियों में से एक भी गोली ने उस लेपर्ड को छुआ तक नहीं था। लेपर्ड इसलिए बच निकला था। दूसरी घटना में इस लेपर्ड को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजड़े लगाए गए, और पिंजड़े में मांस या जिंदा शिकार को लालच के रूप में रखवा दिया जाता था, और धीरे धीरे करके ऐसे पिंजरों में अलग अलग जगहों पर लगभग 20 लेपर्ड पकड़ लिए गए। इन 20 लेपर्ड में से एक लेपर्ड ऐसा था जिसे सब लोग ये मान रहे थे कि यही वह आदमखोर है, लेकिन कोई भी हिंदू आदमी इसे मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो इस लेपर्ड को मारेंगे तब इस लेपर्ड द्वारा मारे गए व्यक्तियों की आत्माएं उसे परेशान करने लगेंगी। इसलिए एक भारतीय ईसाई को इस लेपर्ड को मारने के लिए बुलाया गया। अभी वो ईसाई यहाँ पहुँच भी नहीं पाया था, उससे पहले ही ना जाने कैसे ये लेपर्ड पिंजरे से भाग गया। ये दूसरी बार था जब वो लेपर्ड बच निकला था। तीसरी घटना में एक बार इस लेपर्ड ने एक आदमी का शिकार किया और उसकी लाश को खींचकर जंगल में ले चला गया। जब रात होने तक वो आदमी अपने घर नहीं लौटा, तो उसके परिवार वालों ने गांव में उस आदमी को खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। मिलता भी कैसे? अगली सुबह फिर से उस आदमी की खोजबीन की गई। तब खोजते खोजते ये खोजी दल उन झाड़ियों के पास पहुंच गया जिनके अंदर बैठकर ये लेपर्ड उस आदमी की लाश को खा रहा था। इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर ये लेपर्ड वहाँ से भाग निकला। इस लेपर्ड का पीछा किया गया। तब उनमें से एक आदमी ने देखा कि ये लेपर्ड एक गुफा में घुस गया है। जल्दी से उन लोगों द्वारा गुफा के मुंह को बड़े बड़े पत्थर और कांटेदार झाड़ लगाकर बंद कर दिया गया। धीरे धीरे आसपास के गांवों में ये बात फैल गई कि आदमखोर लेपर्ड को गुफा में बंद कर दिया गया है। आसपास के कई गांव से लोग उस बंद गुफा को देखने आते थे। तभी पास के गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था जो काफ़ी दबंग किस्म का व्यक्ति था। उसने गुफा के बाहर जमा हुई भीड़ से कहा कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इस गुफा के अंदर कोई लेपर्ड नहीं है, और उसने गुफा के मुंह से कांटों को हटा दिया। हालांकि बहुत से लोगों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं माना, और जैसे ही उसने कांटों वाली झाड़ियों को हटाया, गुफा के अंदर से लेपर्ड बाहर कूद निकला और लगभग 500 लोगों के बीच में से निकलकर भाग गया। ये तीनों घटनाएं जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में इसलिए लिखी हैं क्योंकि इन तीनों घटनाओं के बाद से लेपर्ड ने और अधिक संख्या में लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अगर इन 3 मौक़ों में से एक भी मौके पर लेपर्ड मारा गया होता तो लगभग 100 लोगों की जान बच गई होती, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। जिम कॉर्बेट सन 1925 में इस लेपर्ड को मारने के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे थे। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कई बार लोगों के मुंह से या फिर अखबारों के माध्यम से रुद्रप्रयाग के आदमखोर के बारे में पढ़ा और सुना था, लेकिन वो सोचते थे कि रुद्रप्रयाग में लगभग 4000 से अधिक लोकल शिकारियों को लाइसेंस दिया गया है, और उसके ऊपर से वहाँ कई सारे ऐसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे जो इनाम के लालच में उस लेपर्ड को मारने का प्रयास दिन रात कर रहे थे। जब इतने सारे लोग उस आदमखोर को मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका वहाँ उस लेपर्ड को मारने जाना वहाँ के लोकल आदमियों को शायद ठीक न लगे, इसलिए अभी तक जिम कॉर्बेट वहाँ नहीं गए थे। लेकिन 1925 में जब वो एक बार में बैठकर अपने एक दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहे थे, तब उन्होंने वहाँ के एक बड़े अंग्रेज अधिकारी के मुंह से उस लेपर्ड के बारे में सुना।
जो अपने साथी अंग्रेज़ों को उस लेपर्ड को मारने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। लेकिन बाकी अंग्रेज़ों का कहना था कि जिस लेपर्ड ने 100 से अधिक लोगों को मार दिया है, क्या गारंटी है कि वो हमें नहीं मारेगा। जब इतने हजार शिकारी उसे नहीं मार पाए तो वो इसमें उस राक्षस का क्या उखाड़ पाएंगे। जिम कॉर्बेट चुपचाप उनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने वहाँ इतने सारे लोगों के बीच में कुछ बोलना उचित नहीं समझा। अगली सुबह वो उसी अंग्रेज अधिकारी के घर पर गए और उनसे कहा कि वो रुद्रप्रयाग के लेपर्ड को मारने के इच्छुक हैं और उन्हें उस लेपर्ड के बारे में कुछ जानकारी दे दें। उनके इस प्रस्ताव से वो अंग्रेज अधिकारी काफ़ी खुश हुआ और उसने उन्हें कुछ जानकारियाँ उस लेपर्ड के बारे में दी। लेकिन वो जानकारियाँ काफ़ी नई थी, इसलिए उसने जिम कॉर्बेट से कहा कि वो रुद्रप्रयाग जाते समय इबर्टसन से मिलने। इबर्टसन जिम कॉर्बेट का पुराना दोस्त था, जो हाल में ही गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त हुआ था। इससे पहले कि जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग के लिए निकलते, उससे पहले ही जिम कॉर्बेट को इबर्टसन का पत्र मिला, जिसमें उसने जिम कॉर्बेट को रुद्रप्रयाग आने के लिए बुलावा भेजा था। जिम कॉर्बेट वहीं इबर्टसन के पास ही जा रहे थे, उससे पहले ही उन्हें उसका बुलावा मिल गया। जिम कॉर्बेट ने अपना सामान बांधा और 10 दिन की पैदल यात्रा के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके 6 आदमी और थे। रानीखेत, आदिबद्री और कर्णप्रयाग होते हुए उनका काफिला नगरासु पहुंचा, जहां उन्हें एक सरकारी बंगले पर ठहरना था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें यहाँ इस बंगले पर रुकने के लिए पहले से ही परमिट बनवाना था। इस बंगले के केयर टेकर ने उन्हें यहाँ रुकने से मना कर दिया। उसके बाद वो लोग क्या करते, मजबूरन वो सब रुद्रप्रयाग के लिए आगे बढ़ गए। वो लोग आदमखोर के मारक क्षेत्र में चल रहे थे, लेकिन चलते चलते जब हिम्मत जवाब दे गई तो एक खुले जगह पर उन्होंने रात बिताने की सोची। बाकी के आदमी खाना बनाने के लिए लकड़ी जुटाने में लग गए और बाकी बचे लोगों ने जिम कॉर्बेट के साथ कांटेदार झाड़ियों की एक बाड़ बनाई, जिसके अंदर लेपर्ड ना आ सके। काफ़ी मेहनत के बाद वहाँ रुकने लायक व्यवस्था हो गई, तो सभी लोग हाँफते हुए बैठकर आराम करने लगे। अभी उनकी सांसें सामान्य भी नहीं हुई थी, तभी वहाँ से गुजर रहे एक बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा कि वो लोग यहाँ पर ना रुकें। लेकिन वो सभी 10 दिन की पैदल यात्रा से इतना थक चुके थे कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ें। तभी माधव सिंह ने, जो कॉर्बेट का सहयोगी था, कॉर्बेट से कहा, अरे साहब, आपके पास राइफल है ना, और लालटेन में रात भर जलने भर का तेल है, तो डर किस बात का। खाना खा पीकर सब लोग सो गए। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अगर उस रात वो लेपर्ड वहाँ आ गया होता तो निश्चित तौर पर उसे बहुत आसान शिकार मिल गया होता, क्योंकि जिम कॉर्बेट तो गहरी नींद में सोए ही थे। साथ में जिन जिन लोगों की ड्यूटी पहरा देने में लगाई गई थी, वो भी पूरी रात सोते रहे थे। सुबह जिम कॉर्बेट उठे तो उन्होंने देखा लालटेन अभी तक जल रही थी। उसके बाद नाश्ता पानी करके वो लोग रुद्रप्रयाग के लिए आगे बढ़ गए। रुद्रप्रयाग में इबर्टसन द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। अब इंतजार था लेपर्ड द्वारा पहले इंसानी शिकार को करने का। अभी तक वो लेपर्ड 110 लोगों की जान ले चुका था। जिम कॉर्बेट के रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले ही हाके की व्यवस्था की गई थी। अगर उस दिन वहां हाका काम कर गया होता तो 15 लोगों की जान बच गई होती। एक दिन तीर्थ यात्रियों का काफिला बद्रीनाथ की तरफ जा रहा था। रास्ते में उन लोगों ने रुककर एक दुकान से सामान खरीदा। दुकानदार ने सामान देने के बाद उन लोगों से कहा कि वो लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएं, क्योंकि शाम होने वाली थी और अगर वो लोग तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ेंगे तब वो अगले पड़ाव तक नहीं पहुँच पाएंगे और उन्हें बचा रास्ता अंधेरे में तय करना पड़ेगा। लेकिन वो सभी तीर्थयात्री पैदल चलकर इतना थक चुके थे कि उन्होंने दुकानदार के इस प्रस्ताव को मना कर दिया और उससे कहा कि वो बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहे हैं और अब उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो और चल पाएँ। उन्हें उसी दुकान के पास खाना बनाने और रात में सोने की जगह दे दें। हालांकि दुकानदार ने उन लोगों से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि अगर ये लोग
दुकान के खुले बरामदे में सोएंगे तो निश्चित ही है कि रात में लेपर्ड उनमें से किसी आदमी को अपना शिकार बना लेगा और उसकी दुकान बदनाम हो जाएगी। अभी ये चर्चा चल ही रही थी, तभी वहाँ पर एक साधु पहुँचा जिसकी दाढ़ी और जटाएं बहुत लंबी लंबी थी, और उसने दुकानदार से कहा कि ये लोग जो कह रहे हैं उनकी बात को मान लो। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी दुकान में किसी भी आदमी को हानि नहीं पहुँचेगी और वो खुद उस दुकान के चबूतरे पर इन लोगों के साथ सोएगा। साधु के इन वाक्यों ने दुकानदार को मजबूर कर दिया कि वो उनकी इस बात के लिए राजी हो जाए। रात होने पर दुकानदार अपनी दुकान को बंद करके चला गया और दुकान का एक कमरा उन यात्रियों के लिए खुला छोड़ दिया गया। उस टोली में लगभग 7-8 महिलाएं थीं जिन्हें दरवाजे वाले कमरे के अंदर सुला दिया गया। अब बाकी के आदमी दुकान के बाहर चबूतरे पर लेट गए। ये सभी लोग एक लाइन में लेटे हुए थे और वो बूढ़ा साधु इन सभी लोगों के बीचों बीच लेटा हुआ था। सुबह उठकर उन लोगों ने देखा कि वो साधु अपने बिस्तर पर नहीं था। वो जिस बिस्तर पर सोया हुआ था उसमें कुछ खींचातान हुई थी और जो चादर उसने ओढ़ी थी वहाँ से कुछ दूरी पर रास्ते में गिरी पड़ी थी और उस चादर पर खून के धब्बे लगे हुए थे। उन लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया। उन लोगों का हल्ला सुनकर पास के घर में सो रहा दुकानदार समझ गया कि लेपर्ड ने पिछली रात उन्हीं लोगों में से किसी को मार डाला है। वो मन ही मन उस साधु को गालियाँ दे रहा था और वो सोच रहा था कि वो वहाँ जाकर उस साधु से जवाब तलब करेगा। जब वो वहाँ पर आया तब उसे पता चला कि जो साधु पिछली रात उसे आशीर्वाद दे रहा था, लेपर्ड उसी को मारकर ले गया था। आखिर इतने सारे लोगों के बीच में से उस लेपर्ड ने उस साधु को ही क्यों चुना, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं था। लोगों की टोली द्वारा उस साधु की लाश को खोजा गया और लगभग 100 मीटर दूर नीचे ढलान में उस साधु की लाश खुले मैदान में मिल गई, जिसे उस लेपर्ड ने पेट भर खाया था। उस समय इबर्टसन भी रुद्रप्रयाग में ठहरे हुए थे। उन्होंने उस जगह पर हाका लगाने का निश्चय किया। वहाँ के लोगों का यह मानना था कि पास ही के जंगल में घनी झाड़ियों के बीच वो लेपर्ड दिन में आराम करता है। अगर झाड़ियों के चारों ओर से हाका लगाया जाए तब उस लेपर्ड का शिकार किया जा सकता है। इबर्टसन ने वहाँ के पटवारी से कहा कि वो कल गांव के लोगों को इकट्ठा करे ताकि हाका लगवाया जा सके। अगली सुबह जब कॉर्बेट, इबर्टसन और उसकी पत्नी एक साथ नाश्ता कर रहे थे तभी वो पटवारी कॉर्बेट के पास आया। उसने बताया कि उसने हाका लगाने के लिए 200 लोगों को इकट्ठा कर लिया। उन 200 लोगों की मदद से उन झाड़ियों के पूर्व पश्चिम से हाका लगाया गया। ये हाका 1 घंटे से अधिक समय तक चला, जिसमें लोग थाली कनस्तर बजाते हुए हो हल्ला करते हुए आगे बढ़े और धीरे धीरे उन्होंने उन घनी झाड़ियों को पार कर लिया। लेकिन उन झाड़ियों में से लेपर्ड बाहर नहीं निकला। वो निकलता भी कैसे, वो तो वहाँ पर था ही नहीं। तभी वहाँ पर एक आदमी उस साधु के मारे जाने की खबर लेकर पहुँचा। कॉर्बेट ने इबर्टसन को सलाह दी कि फिर से इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने में समय लग जाएगा, तो क्यों न अभी इसी वक्त इन 200 लोगों की मदद से उस जगह पर हाका लगाया जाए जहाँ पर उन्हें उस साधु की लाश मिली थी। वहाँ पहुंचकर जिम कॉर्बेट ने ऐसी जगह की तलाश शुरू करी जहाँ पर वो लेपर्ड हो सकता था, लेकिन वहाँ 3-4 किलोमीटर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर वो लेपर्ड हो सकता था। इसलिए हाका नहीं लगाया जा सका। हाका लगाने वाले बाकी लोग वापस अपने घरों को लौट आए और कॉर्बेट और इबर्टसन बंगले पर आ गए। बंगले पर पहुंचकर कॉर्बेट ने अपने डाइनिंग टेबल पर रुद्रप्रयाग के नक्शे को फैलाया। ये नक्शा उन्हें रुद्रप्रयाग के ऑफिस से मिला था, जिसमें उन जगहों को चिन्हित किया गया था जहां पर उस लेपर्ड ने इंसानों को मारा था। कॉर्बेट ये देखकर हैरान रह गए कि इस लेपर्ड ने 500 वर्ग मील क्षेत्र में लोगों को मारा था। 500 वर्ग मील क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इतने बड़े क्षेत्र में कई सारे लेपर्ड होंगे। इतने सारे लेपर्ड में से सिर्फ एक आदमखोर लेपर्ड को खोज निकालना और उसे मार डालना भूसे के ढेर में से सुई को ढूंढ निकालने जितना कठिन था। अब
जिम कॉर्बेट ने सोचा कि आखिर वो करे क्या। वो कुछ देर तक उस नक्शे को ऐसे ही देखते रहे। फिर उन्होंने देखा कि इस लेपर्ड ने अलकनंदा के दोनों तरफ लोगों को मारा था और इस समय अलकनंदा नदी में पानी का बहाव तेज था। तो ऐसे में ये लेपर्ड नदी को तैरकर पार करके तो नहीं आता होगा, ज़रूर ये नदी के एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए पुल का प्रयोग करता होगा। उन्होंने नक्शे का बारीकी से अध्ययन किया। तब उन्हें पता चला कि नदी के किनारे किनारे लगभग 20 किलोमीटर की लंबाई में सिर्फ 2 पुल ऐसे हैं जो इंसानों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। हाँ, इन दोनों पुलों के बीच एक जगह पर पतली रस्सी का कच्चा पुल बना था, लेकिन अब वो एकदम खराब अवस्था में था, जिसका प्रयोग अब नहीं किया जा सकता था। तो अब ऐसे में एक काम किया जा सकता था। अगर उन दोनों पुलों को रात के समय कांटेदार झाड़ लगाकर बंद कर दिया जाए तो वो लेपर्ड दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। दिन के उजाले में तो उन दोनों पुलों पर लोग आते जाते रहते हैं, तो दिन में पुल पर निगरानी करने की ज़रूरत नहीं है। पुल को बंद करने पर वो नदी के एक ही किनारे पर अपना शिकार करेगा, लेकिन ऐसा करने से नदी के एक तरफ वाले लोगों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ के लोग अब उस लेपर्ड का शिकार बनेंगे। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र को आधे हिस्से में बांटने के लिए ऐसा करना जरूरी था। तो दोस्तों, आज की कहानी में यहीं तक। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाते जाते वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।